ठीक। 100 से 1200 ईस्वी तक का समय क्या कहलाता है? दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत को हम दो भागों में बांट देते हैं। 100 से 300 ईस्वी तक का काल क्या कहलाता है? संगम काल, जिसमें हमें 3 काल पढ़ने हैं, चोल, चेल, पांड्य। और 500 से 1200 ईस्वी तक का काल क्या कहलाता है? आपका एक उत्कर्ष का काल है। इसमें आपको विकसित रूप से आपको डेवलप जितने भी राज्य हैं ये मिलेंगे। चोल, पल्लव, राजपूत, चालुक्य, होयसाल, मतलब आपको बहुत सारे ऐसे राज्य मिलेंगे जो कि आपके दक्षिण भारत के जितने भी विकसित राज्य हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ कहेंगे कि चोल राज्य 2 बार क्यों हम पढ़ रहे हैं? यहाँ पे भी चोल है, यहाँ पे भी चोल है। तो देखिए यहाँ पे जो हम चोल पढ़ते हैं, संगम काल का चोल, वो प्रारंभिक चोल है। मतलब जब शुरुआत में हम कैसे स्थापना करते हैं, कैसे ये आए चोल, तो ये चोलों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो प्रारंभिक चोल है। और इसका संस्थापक कौन है? करिकाल। इसका संस्थापक कौन है? करिकाल। और ये जो चोल आएगा ये 9वीं शताब्दी में आएगा। ठीक है, हम इतिहास पढ़े 500 से 1200 में 9वीं शताब्दी आई जाएगी। तो 900 ईस्वी के आसपास हम देखते हैं कि यहाँ पे चोल आता है और इसका संस्थापक रहता है विजयालय। ठीक है, कल इतना बताया गया था। अब बात करते हैं संगम काल। ठीक है, संगम क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है संगम। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मीनिंग क्या होता है? सभा। इसकी मीनिंग क्या होती है? सभा। कैसी सभा? कैसी मीटिंग हम करते हैं, कैसी गोष्ठी हम करेंगे? कि संगम काल के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो कैसी सभा हम करेंगे? कवियों या लेखकों की सभा। ठीक है, जैसे एक जगह बनाई जाती थी और वहाँ पे कुछ कवि आते थे, कुछ लेखक आते थे और वो अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। जिनकी रचनाएं सेलेक्ट की जाती थी, उसमें से चुनी जाती थी, उनको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, इन रचनाओं के संगम, चूंकि संगम यानी सभा में रचनाएं प्रस्तुत की जाती थी और उनके द्वारा जो हमें इतिहास मिलता है, मतलब जो साहित्य वो लिखते थे, जो अपनी मन की बात कविता के माध्यम से लिखते थे, लेखन के माध्यम से लिखते थे, उसको जब हम मतलब कि पढ़ते हैं तो उससे जो हमें इतिहास मिलता है उसको क्या कहते हैं? संगम काल का इतिहास। ठीक है, यह संगम साहित्य का इतिहास, क्योंकि हमें साहित्य के माध्यम से, काव्य और गद्य क्या होते हैं? साहित्य में आता है ना। तो साहित्य के माध्यम से जो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? संगम साहित्य का इतिहास या संगम काल का इतिहास। ठीक है, संगम काल क्यों कहते हैं? क्योंकि उस काल में संगम का आयोजन किया जाता था, इसलिए इस काल को क्या कहते हैं? संगम काल कहा जाता है। ठीक है, अगर अब संगम को देखिए, संगम जो है ये आपकी जो सभा है, ये संगम आपको किसने कराया? ठीक है, और इसमें किस भाषा की कविताएं या लेखन लिखे जाते थे? जैसे हम हिंदी कवि करें, बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथ मिलते हैं, तो इसमें क्या है? पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में, ये सारी भाषाओं में मिलते हैं ना। और जैन धर्म ग्रंथ हैं या आपके हिंदी साहित्य तो हिंदी भाषा में मिलते हैं। तो ये संगम जो है ये दक्षिण भारत का चूंकि साहित्य है, तो यहाँ पे किस भाषा के कवि आते रहेंगे? तमिल भाषा के। यहाँ पे किस भाषा के कवि आते थे? तमिल भाषा के कवि आते। तो तमिल भाषा के कवि आएंगे तो किस भाषा में रचना लिखेंगे, अपनी प्रस्तुत करेंगे? तमिल में करेंगे। ठीक है, तो अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं किस भाषा में प्रस्तुत करेंगे? तमिल भाषा में। तो हमें जानकारी कहाँ की मिलेगी? तमिल की। समझ में आ रहा है? तो हमें जानकारी कहाँ की मिलेगी? तमिल भाषा की जानकारी हमें मिलेगी। तो संगम साहित्य तमिल साहित्य के मतलब तमिलनाडु का क्षेत्र है, आपका कृष्णा का जो क्षेत्र है वहाँ का इतिहास हमारे सामने रखता है। वो दक्षिण भारत के इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो संगम साहित्य में तमिल कवि आते थे, तमिल रचनाएं प्रस्तुत की जाती थी। और ये जो संगम होता था, इनकी जो मीटिंग कराई जाती थी, ये मीटिंग कराता था कवि और लेखकों की जो मीटिंग होती थी या रचनाएं जहाँ एक जगह ये प्रस्तुत करते थे, तो ये कराता कौन था? पांड्य राजा, चेर चोल पांड्य। संगम काल में किसको पढ़ रहे हैं? चेर चोल पांड्य को पढ़ रहे हैं। तो इसको कराता कौन था? इसको कराते थे पांड्य राजा, इसको कराते थे। ठीक है, तो संगम साहित्य से हमें किस भाषा का इतिहास पता चलता है? तमिल भाषा का
इतिहास पता चलता है और इसके द्वारा हम जो है कि चेर चोल पांड्य 3 वंश 3 राज्य हैं, इनके इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पांड्य है। पांड्य क्यों महत्वपूर्ण है? पांड्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पांड्यों ने ही संगम का आयोजन कराया था, तो पांड्य राजा इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाएंगे। ठीक है, तो संगम काल तमिल भाषा का इतिहास रहा है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले संगम शब्द किसने नाम दिया है। संगम शब्द किसने नाम दिया है? तो संगम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है तिरुवानुक्कारसु। तिरुवानुक्कारसु, ठीक है, नाम लिखते हैं यहाँ पे तिरुवानुक्कारसु नामक एक नायनार संत थे, उन्होंने सबसे पहले इसको संगम नाम दिया था। किसने नाम दिया था? तिरुवानुक्कारसु। तिरुवानुक्कारसु ने सबसे पहले इसको नाम दिया, संगम नाम दिया। ठीक है, अब आपको इतना तो पता हो गया कि संगम साहित्य से हमें किस क्षेत्र का इतिहास का पता चलता है? तमिल का। ठीक है, ठीक है, अब ये कहाँ पे है? तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के क्षेत्र का, यानी आधुनिक तमिलनाडु का जो क्षेत्र आता है वहाँ, उसी को हम मतलब संगम काल कहते हैं या संगम का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ के इतिहास का हमें पता चलता है, जो आधुनिक हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, वहाँ ही तमिल भाषा बोली जाती है, वहाँ का हमें इतिहास पता चलेगा और इन 3 राज्यों की जानकारी मिलेगी, चोल चेर पांड्य के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आया? संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? सभा। संगम का अर्थ क्या होता है? सभा। कैसी सभा होती थी? वहाँ पर विद्वान अपने अपने रचना को प्रस्तुत करती थी। किस भाषा के विद्वान होते थे? तमिल भाषा के विद्वान होते थे। ठीक है, तो तमिल कवि या कवियों की रचनाएं, उनसे हमें क्या मिलता है? संगम साहित्य की जानकारी मिलती है। संगम साहित्य से संगम काल का इतिहास हमें पता चलता है, यानी 100 से 300 ईस्वी तक का इतिहास हमें पता चलता है। लगभग ये कोई मतलब कि देखिए इतिहास की जो डेट है ना, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, इसको आप एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि 100 से 300, कहीं कहीं आपको 100 से 200 भी मिलेगा, लेकिन हाँ लगभग 100 से 300 ईस्वी तक का हमें इतिहास संगम साहित्य से मिल जाता है। अब हम बात करते हैं, चूंकि संगम हुआ, संगम काल में संगम कविताएं रची गई, संगम रचनाएं की गई, तो संगम काल में जो रचनाएं रची गई हैं, तो कुल कितने संगम हुए हैं? कुल कितने संगम हुए? 3 संगम हुए। कुल कितने संगम हुए हैं? 3 संगम हुए हैं। तो सबसे पहले संगम क्रम संख्या में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आप क्रम संख्या लिखिए, यहाँ पे क्रम संख्या 1, 2 और 3 क्रम संख्या लिखेंगे। फिर संगम या गोष्ठी यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, संगम या गोष्ठी या सभा, आप जो भी लिखिए। गोष्ठी मतलब भी वही सभा होता है और संगम मीन्स भी सभा। संगम मतलब क्या? मिलन। कल रहा है ना कि जहां लोग मिलते हैं, संगम होगा कि नहीं। ठीक है, तो गोष्ठी हम लोग भी सेमिनार करेंगे संगम, संगम वाला संगम विद्वानों की परिषद। अपनी सेमिनार वगैरह वो मिनिस्ट्री ने कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आप अपनी रचनाएं अपना लिख कर लाइएगा इस टॉपिक पे संगम या गोष्ठी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप अगर कंपटीशन दे रहे हैं तो ये आना ही होना है, कोई भी कंपटीशन हुआ था। अध्यक्ष, सदस्य की संख्या कितनी है? ठीक है, सदस्य की संख्या कितनी है और कितने लेखकों ने या कवियों ने इसमें भाग लिया। लेखक या कवि की बात करें तो इसमें कितने लेखकों और कवियों ने भाग लिया, इसकी संख्या के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो पहला हम देखते हैं, पहला 3 संगम हुए। कुल कितने संगम हुए? 3 संगम हुए। पहला संगम हुआ मदुरई में। पहला संगम जहाँ पांड्यों की राजधानी क्या थी? मथुरा। तो पहला संगम कहाँ हुआ? मदुराई कहिए या मदुरई कहिए या मथुरा कहिए। ठीक है, पहला संगम मथुरा में हुआ। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ। ठीक है, कपाटपुरम इसको अलग
अलवै में कहते हैं। तीसरा संगम भी मदुरई में हुआ। तो दो संगम आपको मदुरई में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और एक संगम कपाटपुरम या अलवै, इसको कहीं अगर कंपटीशन में आ जाए तो आप इस बात का ध्यान दें कि ये क्या है, अलवै, ठीक है। तो पहला संगम मदुरा में हुआ, तीसरा संगम भी मदुरा में हुआ, लेकिन ये उत्तरी मदुरा रहा, ठीक है, यहाँ पे उत्तरी मदुरा, ठीक है। पहला संगम मदुरई में, दूसरा संगम कपाटपुरम या अलवै में, तीसरा संगम भी मदुरई में। तो मतलब दो संगम कहाँ होंगे? पांड्यों की राजधानी मदुरा में हुआ और एक कपाटपुरम में हुआ। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की अगर हम बात करें, किसने अध्यक्षता की? कोई तो उसका लीडर बनेगा। भाई आप रचनाएं प्रस्तुत करेंगे तो आपका कोई लीडर होगा, अध्यक्षता करेगा, बिना अध्यक्ष के हो जाएगा? कोई काम होता है, भीड़ लग जाती है, लड़ाई हो जाती है, उसका लीडर रहेगा कोई। तो पहला अध्यक्ष था यहाँ पे अगस्त्य ऋषि। मैं ऋषि मुनि की बड़ी वैल्यू थी, तो उस काल में अगस्त्य ऋषि पहले के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य ऋषि। दूसरे के अध्यक्ष भी शुरू में अगस्त्य ऋषि थे, बाद में तोलकाप्तिय, बाद में तोलकाप्तिय, ठीक है, तोलकाप्तिय, ठीक है। बाद में तोलकाप्तिय बन गए। देखिए तोलकाप्तिय में ग्रंथ है जो इसकी रचना तोलकाप्तिय में की बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, बाद में बनाएंगे, खैर हम इनकी बात कर लें। ये संगम आप जरूर नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, ये छोटा सा है पर आपके सारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सारे कंपटीशन। और ठीक है, तीसरे का अध्यक्ष कौन रहा है? नक्कीरर, और लोग नक्कीरर कहते हैं, नक्कीरार कहते हैं, ठीक है, आप जो भी कहें नक्कीरर, ठीक है, हम लोग नक्कीरर बोलते हैं। तो तीसरे का अध्यक्ष था नक्कीरार। अब बात करते हैं सदस्य की संख्या की। तो पहले में सबसे ज्यादा आपको दिखेगा 549, सबसे ज्यादा, पहले में सबसे ज्यादा सदस्य हुए, मतलब जितने भी लोग भाग लिए उनकी संख्या कितनी थी? तो पहले संगम में सबसे ज्यादा लोग भाग लेते हैं, कितने? 549, और दूसरे में 49, तीसरे में 49, 49, ठीक है। पहले में 49, दूसरे में 49 और तीसरे में 49, मतलब 49 लोगों ने भाग लिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितने लेखक थे। सबसे ज्यादा संख्या लेखक कितने थे? तो लेखक की अगर हम बात करें तो पहले संगम में सबसे ज्यादा लेखक, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम आपको देखने को मिलेगा। 4499, जैसे रुपए नहीं आता है 999 में खरीदी, 499 में 1 रुपए कम कर देता है, वही वाला करी एक तो कम है। अब इसमें भी एक कम, 549, 50 दिन है, तो ऐसे याद करेगा। 549, 49 सदस्य। अब लेखक की बात करें तो कितना आएगा? 4499, ठीक है, इतने आ गए। अगर दूसरे की बात करें तो 3700, 3700, ठीक है, इतने सदस्य संख्या के। चौथे की बात करें तो 449, ठीक है, इतनी संख्या यहाँ पे रखी है। अगर हम राजा की बात करें, राजा की संख्या भी सबसे ज्यादा, यहाँ पे कभी हटाकर ऊपर आप लिखेंगे कभी, यहाँ पे राजा की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा राजा भी आपको पहले में मिलेंगे, 89, सबसे ज्यादा संख्या राजाओं की आपको यहीं पे मिलेगी, 59, 49। मतलब अगर पहला जो संगम हुआ है मदुरई में, उसकी अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, सबसे ज्यादा सदस्य भी उसमें मिलेंगे, सबसे ज्यादा लेखक भी उसमें मिलेंगे 4499, और सबसे ज्यादा राजाओं की संख्या भी यहाँ पे मिल रही है। तो पहले संगम में कोई इसकी विशेष रचना नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम देखते और सबसे ज्यादा रचनाएं भी यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब इसकी वैल्यू नहीं रही। तो 4499 लेखक या कवियों ने यहाँ भाग भी लिया, 89 राजाओं ने भाग लिया, सब 9 पे है, कोई राउंड फिगर में नहीं है। देख लीजिए 549, 4499, 89 सारे राउंड फिगर में आपको नहीं मिलेंगे,
कभी भी अगर एग्जाम में ऑप्शन आए तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। 4499 54 याद रखना है आपको। अगस्त, इससे दूसरे संगम के अगस्त से शुरू में थे अध्यक्ष, बाद में कौन हो गए? तोलकाप्पियर। ठीक है, और इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? 49। इसमें लेखक कितने थे? 37। और राजा कितने थे? 59। मतलब 60 भी पूरा नहीं हुआ, राउंड फिगर में 60 भी पूरा नहीं हुआ। और तीसरा संगम हुआ उत्तरी मध्य में, इसके अध्यक्ष कौन थे? नकीरर। ठीक है, एक तो नको गेम आता था, ठीक है, नकीरर। फिर उसके बाद इसमें सदस्य संख्या भी देखिए 49, जितना सेकंड में देखते उतना थर्ड में। लेखक में हम देखते सदस्य, ये जो लेखक की रचनाएं, लेखकों की संख्या सबसे ज्यादा कम हो जाती है 449, और राजाओं की संख्या भी सबसे ज्यादा कम हो जाती है। तो ये चार्ट आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा रहिएगा। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये तीनों तो नहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तीनों आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि पहले संगम कहाँ पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पहला तीसरा कहाँ होगा? पांड्यों की राजधानी मदिरा में। दूसरा कपाटपुरम में, छल कपट को याद रखिएगा कि कपाटपुरम में। और इसमें तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ लिखा था। तोलकाप्पियर इसके अध्यक्ष थे, तो तोलकाप्पियर ने तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ लिखा था, इसीलिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड कपाटपुरम अलवै, और इसकी मतलब स्थान भी अलग है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कपाटपुरम अलवै, ठीक है, कपाटपुरम या अलवै, इसके अध्यक्ष शुरू में कभी कभी अगर तोलकाप्पियर नहीं देता है, अगस्त देता है तो हम अगस्त ही लिखें, लेकिन अगर तोलकाप्पियर देता है तो हमें तोलकाप्पियर पे टिक करना है। ठीक है, और सदस्य संख्या कितनी है? 49। वो आप मतलब याद कर लीजिएगा, लेकिन इतना तो आपको याद रखना ही है। ये चार तो 3 संगम हुए। संगम काल में कुल कितने संगम हुए? कितनी मीटिंग हुई? कितनी गोष्ठियां हुई? कितनी सभाएं हुई? संगम काल में क्या होता है? सभा। किस भाषा के कवि आते थे? तमिल भाषा के कवि आते थे। ठीक है, कब से कब तक इनका समय माना जाता है संगम काल का? 100 से 1200 100 से 300 ईस्वी तक का काल चला जाता है संगम काल। वो पूरा 1200 दक्षिण भारत है। ठीक है, अभी पता चाहिए ना दक्षिण भारत का, इसलिए थोड़ा भूल रहा है। ठीक है, 100 से 300 का काल हम पढ़ रहे हैं। संगम काल 100 से 300 तक हमको बस पढ़ना है यहाँ पे संगम काल। संगम काल बहुत इजी है, कोई तप नहीं है, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। ठीक, ठीक, तो धनुष किसका प्रतीक चिन्ह है? चेर का। बाघ किसका प्रतीक चिन्ह है? चोर का। मछली किसका प्रतीक चिन्ह है? पांडव का। अब बात करते हैं कि चेर पड़ता कहाँ है। चेर अपना केरल, केरल जान रहे हैं? केरल की विशेषता किसी को पता है? कुछ केरल के बारे में कुछ जानते हैं? लो, अपने इंडिया के केरल के बारे में कुछ जानते नहीं? अरे केरल, केरल वाले क्या कहलाते थे? चेर। ठीक है, और चोल जो है तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा। ये तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? चोलों का क्षेत्र, तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा। ठीक, और ये तमिलनाडु का निचला हिस्सा है पांड्यों का शासन क्षेत्र। तमिलनाडु का निचला हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? पांड्यों का शासन क्षेत्र। निचला हिस्सा। ठीक है, जो तमिलनाडु का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? क्योंकि तमिलनाडु का तो इतिहास वही नहीं है। ठीक है, तो तमिलनाडु का ऊपरी भाग जो क्या कहलाएगा? चोल। तमिलनाडु का निचला हिस्सा क्या कहलाएगा? पांडे। और केरल अपना चेर कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। धनुष चेरों का प्रतीक चिन्ह था, बाघ चोरों का प्रतीक चिन्ह था, और पांडवों का प्रतीक चिन्ह मछली। मछली खाते हैं? मछली खाते हैं, खाते हैं। वो ओमेगा 3 मिलता है, रोशनी तेज होती है, और तो नहीं खाती है। क्या खाना? तमिलनाडु का ऊपरी भाग चोर, और उसका प्रतीक चिन्ह बाघ। बाघ देखा है कभी जू में? कहीं
वंदना करी हम देखें फोटो में देखे हैं। हाँ तो ठीक है। तो इस तरह से हम किन 3 राज्यों से संगम साहित्य से हमें जानकारी, किन 3 राज्यों की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है? कौन कौन सा? चोर चेर पांडे। वंदना बोलो। चोर चेर पांडे। वेरी गुड। और यहाँ ये कहाँ का इतिहास बताता है? तमिलनाडु। कहाँ का इतिहास बता रहा है? तमिलनाडु का इतिहास बता रहा है। संगम साहित्य कब से कब तक का है? 100 से 300 ईस्वी। कब से कब तक का है? 100 कब से कब तक का है? से वेरी गुड। ये बहुत ऐसे साइंटिस्ट बोलती है। 100 से 300 तो एकदम ही। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आया? वैसे एक बार और रिवाइज करेंगे जब कुछ और लड़के आएंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट भी करेंगे। जैसे आप थोड़ा सा डिटेल में जा रहा है तो इतना डिटेल में तो फिर क्लास देखते रहेंगे तो फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग का क्लास है, वैसे भी 2-3 दिन गैप ही करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चूंकि संगम साहित्य जो गया आपका तमिलनाडु का क्षेत्र या चेरों के बारे में, केरल पुत्र कहीं नाम सुना है? अशोक के अभिलेखों में नाम सुना है ना? अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख मिलता है। कभी अशोक के अभिलेख पढ़े? अशोक के अभिलेख, अशोक के बारे में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है, सम्राट अशोक के बारे में। तो केरल पुत्र, ताम्रपर्णी, ये सब नाम सुना है। दक्षिण भारत पे उसका अधिकार था, उसको विरासत में मिला था, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना? तो ये जानकारी केरल पुत्र। तो अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले चेर का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एक तमिल ग्रंथ है पट्टू पाटू, उसको कहते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, तमिल ग्रंथ पट्टू पाटू। ठीक है, पट्टू पाटू। पट्टू पाटू में तमिल ग्रंथ है, तमिल पुस्तक है। ये नाम थोड़ा सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे टफ लगेगा। अब पट्टी पट्टी मत लिख दीजिएगा, पट्टू पाटू। हाँ, मेरा बेटा बोलो कुछ और ही तो राइट, 2 सेकंड में पढ़ना थोड़ा बदमाश है वो, कुछ और नाम जो हम ऐसे कुछ वर्ड्स बोलेंगे उसका कुछ अलग ही वो नाम बोलता है। अब पट्टू पाटू मतलब पॉटी है ये पता है मम्मा, ऐसे आप लोग बोलेंगे कि पॉटी है। पट्टू पाटू एक ग्रंथ का नाम है जिससे हमें केरल मतलब ये जो चेर राज्य है उसकी जानकारी मिलती है, उसका नाम मिलता है चेर के बारे में। और दूसरा कौन सा है? अपना अशोक का अभिलेख। ठीक है, तो पट्टू पाटू और अशोक के अभिलेखों से हमें चेर राज्य की जानकारी मिलती है। इसका स्रोत यही रहा है, पट्टू पाटू और अशोक के अभिलेख। ठीक है, सम्राट अशोक को तो सभी जान रहे हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनकी चूंकि राजधानी वंजी थी, इनकी राजधानी पणजी जिसको कहते हैं, आजकल केरल की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों में चेर राज्य को केरल पुत्र कहा गया है। थोड़ा सा तुमने जो मैप बनाया है इसको यहां से नहीं ला दो, एकदम सटा कर बनाओ। ठीक है, यहीं तक रहेगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ आ जाओगी ये दूसरा एरिया आ जाएगा। ठीक, चलो मैप आप लोग एक बार, और मैप होगी आपके पास, मैप को थोड़ा देखा करिए बुक में, नहीं होगा तो हम गूगल से या कहीं से, मेरे पास बुक्स हैं आपको भेज देंगे। वैसे तो गूगल बाबा सब कुछ अवेलेबल करा देती है, मैप वगैरह आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। शायद इतनी जानकारी ना मिले, लेकिन हाँ ये है कि ये मैप आपको मिल जाएगा चेर चोर वाला, तो आप उसको देखें और मतलब मैप बना के रफली मैप बना लीजिए। जरूरी नहीं कि आप मैप मतलब मेरी तरह मैप बना सकते जैसे हम बनाते हैं, वैसे रफली मैप बना के मतलब एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, तो इससे आपको क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब चेर राज्य के इतिहास की बात करते हैं। ठीक है, चेर राज्य के इतिहास की बात करते हैं तो चेरों का इतिहास क्या रहा है। 2 ग्रंथ आपको मिले हैं, पट्टू पाटू और अशोक के अभिलेख, जिससे कि चेरों के इतिहास की जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण राजा है उसका नाम है सेनगुप्तवन।
वैसे तो आपको हम 4 राजाओं के बारे में बताएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ का जो महत्वपूर्ण राजा है उसका नाम है सेनगुट्टवन, और 150 ईस्वी के लगभग चोलों और चेरों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें चेरों ने चोलों को परास्त किया था। ये भी एक कहानी रही है। तो सबसे पहले एक राजा रहा उदयनजेरल। सबसे पहले राजा का नाम लिखते हैं। राजा का नाम क्या रहा है? उदयनजेरल। ठीक है, राजा का नाम क्या रहा है? सबसे चेर वंश का पहला शासक कौन है? 4 राजाओं के बारे में हम बताएंगे जल्दी जल्दी। उदयनजेरल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पहला राजा मतलब इसके बारे में जो जानता है, क्योंकि चेर राज्य के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, फिर भी आपको तौर पर बताते हैं। उदयनजेरल ये पहला राजा रहा है, उदयनजेरल, और इसमें ये काफी समय मतलब सबसे लंबे समय तक अगर चेर वंश में कोई जीवित रहा है तो उदयनजेरल रहा है। ठीक है, इसको पेरुजोरम उदयन भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? पेरुजोरम उदयन भी कहा जाता है। दूसरा राजा रहा ये आपका दूसरा राजा रहा है नेदुनजेरल। ठीक है, दूसरा राजा कौन रहा है? नेदुनजेरल आडन। इसी में आपको थोड़े कठिन नाम मिलेंगे, नाम ही बस कठिन है, कहानी बड़ी अच्छी है। नेदुनजेरल, दूसरा राजा कौन है? नेदुनजेरल आडन। ठीक है भाई, देखिए अगर नौकरी पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कंपटीशन बहुत बड़ा है, बहुत जितना आप मेहनत करेंगे उतनी जल्दी सक्सेस होगी, उतने जल्दी एक ही अटेम्प्ट में आप निकाल लेंगे। तो दूसरा राज नेदुनजेरल है। ठीक है, इसको यमवरमपन की उपाधि मिली, मतलब महाराज की। इसको कहा जाता है कि इसने हिमालय तक विजय प्राप्त किया। कहाँ तक विजय प्राप्त किया है? हिमालय तक में पहुंच गया था। तीसरा राजा रहा है सेनगुट्टवन, इसको लाल चेर भी कहते हैं। तीसरा राजा कौन रहा है? सेनगुट्टवन, इसको लाल चेर भी कहते हैं, और सेनगुट्टवन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेनगुट्टवन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेनगुट्टवन को ही हमें पढ़ना है, सेनगुट्टवन को ही याद रखना है, और ये दोनों के नाम भी आप याद रख लेंगे तो भी काफी है। सेनगुट्टवन को लाल चेर कहते हैं। ठीक है, सेनगुट्टवन को लाल चेर कहते हैं, और सेनगुट्टवन ने एक पत्नी प्रथा, पत्नी पूजा की शुरुआत की थी। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम आपको बताएंगे जब नेक्स्ट पीरियड आएगा, उसमें आपको बताएंगे। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने इसने कर्ण की पूजा, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता ही है कि कन्नगी पूजा की या कन्नगी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? कन्नगी, जिसको कि कन्नगी भी आप कहते हैं, कन्नगी पूजा या कन्नगी पूजा या पत्नी प्रथा, पत्नी पूजा की शुरुआत इसने की है। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, शिल्पाधिकारम में इसकी कहानी मिलती है, बहुत अच्छी कहानी है। इलंगो आदिगल की रचना है, बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो कंपटीशन में पूछी जाती है। इलंगो आदिगल की बुक है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में ही कर्ण की पूजा के बारे में जानकारी दी गई है कि कर्ण की पूजा क्यों शुरू की गई। सेनगुट्टवन यानी लाल चेर इसको कहा जाता था। ठीक है, फिर इसने पत्नी प्रथा की शुरुआत की, और श्रीलंका के शासक विजय बाहु ने इसकी मदद की थी। इसने पूरे हिमालय तक पर विजय प्राप्त की थी। तो इसे कहा जाता है कि ये गंगा को पार कर गया था, ये बहुत मतलब बड़ा शासक था सेनगुट्टवन। इसके बाद आदिगयमान, एक राजा और इम्पोर्टेंट है, यही दोनों इम्पोर्टेंट है। आदिगयमान में सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, फिर आदिगयमान एक और आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद क्लास छोड़ दें। ठीक है, आदिगयमान को गन्ने की खेती का जनक कहा जाता है। ठीक है, गन्ने की खेती की शुरुआत अगर किसी ने की है तो आदिगयमान ने की है। किसने की है? गन्ने की खेती की शुरुआत अगर किसी ने की है तो किसने की है? आदिगयमान ने की है। तो आदिगयमान जो था उसने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। ठीक है, इसलिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है। तो दो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे, एक सेनगुट्टवन जिसको कि लाल चेर कहा जाता था, जिसमें कन्नगी, इसको हमेशा याद रखेंगे कि पत्नी पूजा कहीं नहीं होती है। पत्नी की कौन? पति की पूजा करते हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश वाले किसकी पूजा करते हैं?
पति की, करवा चौथ, तीज, लेकिन यहाँ देखिए पत्नी पूजा की शुरुआत है। कन्या पूजा आज भी मंदिर आपको मिलेगा, बताऊंगी मैं। तो कन्या पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत किसने की? सेनगुप्त के समय में हुआ और आदि जयमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। तो ये आपको दोनों जरूर याद करना है। बाकी ये दो शासक आपके मतलब ऐसे रहेंगे, आप उनको नाम याद रखिए। बाकी ये दो इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में आपको पूछा ही जाता है, लगभग कंपटीशन में आपको पूछा जाता है। तो संगम काल में चेर वंश में ये 4 शासक हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में शाली मैम का क्लास हो रहा हुआ, ठीक है, चलो।